आज की कहानी है स्मिता ने क्या लांघ दी रिश्तों की सीमा रेखा। लेखक मोनिका अग्रवाल। आसमानी ड्रेस में बड़ी सुंदर लग रही हो स्मिता। बस एक काम करो, जुल्फों को थोड़ा ढीला कर लो। स्मिता कोचिंग क्लास की अंतिम बेंच पर खाली बैठी नोटबुक में कुछ लिख रही थी कि समर ने यह कहकर उनकी तंद्रा तोड़ी। यह कहकर वह जल्दी ही अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया और पीछे मुड़कर मुस्कुराने लगा। किशोर हृदय में प्रेम का पुष्प पल्लवित होने लगा और दिल बगिया की कलियां महकने लगी। भीतर से प्रणय सोता बहता चला गया। उसने आंखों में वह सब कुछ कह दिया था जो अब तक पढ़ी किताबें ही कह पाई। स्मिता इंतज़ार करने लगी कि ब्रेक हो, समर बाहर आए और मैं उससे कुछ कहूँ। आधे घंटे का समय एक सदी के बराबर लग रहा था। क्या कहूँगी, शुरुआत कैसे करूँगी, जवाब क्या आएगा, ये सब प्रश्न स्मिता को बेचैन किए जा रहे थे। कुछ बनाती फिर मिटाती, मन ही मन कितने ही सवाल तैयार करती जो उसे पूछने थे और फिर कैंसिल कर देती कि नहीं, कुछ और पूछती हूँ। घंटी की आवाज़ स्मिता के कानों में पड़ी, जैसे माँ की तुतलाती बोली सुनकर कोई बच्चा दौड़ आता है। वह तत्क्षण क्लासरूम से बाहर आ गई। सोच रही थी कि वह अकेला आएगा, मगर हुआ इच्छा और आशा के प्रतिकूल। वह अपने दोस्तों से बतियाते हुए क्लासरूम से बाहर निकला। समर दोस्तों की टोली में बैठा गप्पे मार रहा था और चोर नज़रों से उसे अकेला देखने की कोशिश भी कर रहा था। घर जाने का समय हो रहा था और आशा इच्छा धूमिल हो रही थी। कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलता है। अस्मिता किसी काम से अकेली क्लास में आई और समर इसी ताक में था। अस्मिता के पास मात्र 2 मिनट का समय था और कहने को ढेर सारी बातें। उसने समर के पास आने पर कहा, तुम भी ना बहुत स्मार्ट हो। समर ने थैंक्स कहते हुए अस्मिता की हथेली के पृष्ठभाग पर अपने हाथ से स्पर्श किया। फिर धीरे धीरे उसकी 5 उंगलियां अस्मिता की उंगलियों में समा चुकी थी। यह थी अस्मिता के जीवन की प्रथम प्रणय गतिका। जीवन का मृदुल वसंत प्रारंभ हो चुका था। उन दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर देखा। तभी अस्मिता की कुछ सहेलियां क्लासरूम में आ गईं। प्रेममयी क्षणों के चलते दोनों को ना ध्यान रहा ना कोई भान। वे उन दोनों की यह हरकत देखकर मुस्कुराईं और बाहर चली गईं। स्कूल की छुट्टी हुई। अस्मिता घर आ गई। रात भर सो नहीं पाई, करवटें बदलती रही। कब सुबह हो गई पता ही ना चला। सुबह फिर तैयार हो स्कूल चली गई। उस दिन समर भी जल्दी आ गया था। अस्मिता ने ध्यान से समर की तरफ देखा। समर ने स्कूल बैग क्रॉस बेल्ट वाला डाला हुआ था, जो कि किसी बदमाश बच्चे की भांति इधर उधर हो रहा था। हेलो, समर ने अन्य लोगों की नज़र से बचते हुए अस्मिता से कहा। हाय समर, कैसे हो? उसने जवाब के साथ ही समर से प्रश्न किया। मैं ठीक हूँ और तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कह सकता हूँ? बिल्कुल। अस्मिता समर से मन ही मन प्यार करने लगी थी। कच्ची उम्र में ही उसने समर को अपना सब कुछ मान लिया था। क्या तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? समर ने
संकोच करते हुए कहा। ओह हाँ, अच्छा, तो क्या करोगे नंबर का? स्मिता ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। मुझे तुमसे कुछ कहना है, समर ने कहा। ओके, लिखो। 97। स्मिता ने नंबर दे दिया। थैंक्स। एक दूसरे को देखते हंसते मुस्कुराते समय निकल रहा था। जैसे मुट्ठी में से रेत देखते ही देखते उंगलियों के बीच की जगह से निकल जाती है, दोनों को ही छुट्टी होने की आधीर प्रतीक्षा थी। समर तो मन ही मन योजना बना रहा था। 12 बजे छुट्टी होगी, 1 बजे या घर पहुंचेगी, 2 बजे तक फ्री होगी और मुझे ठीक 2:30 बजे कॉल करना होगा। उसका दिमाग तेज गति से काम कर रहा था, जैसे मार्च में अकाउंटेंट का दिमाग किया करता है। आखिर 2:30 बज ही गए। समर ने बिना क्षण गवाए मोबाइल उठाया और अस्मिता का नंबर डायल किया। पहली बार में तो अस्मिता ने कॉल काट दी, फिर मिस्ड कॉल की। सामान्य औपचारिक बातचीत के बाद समर गंभीर मुद्दे पर आना चाहता था। शायद अस्मिता भी यही तो चाहती थी। क्या तुम मुझसे इसी तरह रोज बात करोगी? समर ने पूछा। किसी लड़की के भोलेपन का फायदा उठा रहे हो? अस्मिता ने जानकर प्रतिप्रश्न किया। नहीं नहीं, ऐसे ही, अगर तुम्हें उचित लगे तो, समर ने शराफत दिखाते हुए कहा। रुक रुक कर दिन में 5-6 बार बातें होने लगी। समर कभी मिस्ड कॉल करता तो कभी जोखिम उठाते हुए सीधा कॉल कर देता। दिन बीतते गए, बातें बढ़ती गई और उन दोनों के संबंधों में प्रगाढ़ता आती गई। हंसी मजाक, स्कूल की बातें, दोस्तों सहेलियों के किस्से उनके विषय रहते थे। वे स्कूल में बहाना खोजते ताकि एकांत में बैठकर प्यार भरी बातें कर सकें। रास्ते सुहाने होते गए, हल्के स्पर्श में मिठास का एहसास होता। एक दिन आया जब उनके प्रेम का जिक्र क्लास के हर स्टूडेंट की जगह पर तो था ही, टीचर्स के बीच में भी बात फैल गई और प्रधानाचार्य ने दोनों को स्टाफ रूम में बुलाकर ऐसी हरकतों के दुष्परिणामों से अवगत करवाया। उन दोनों ने भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर पीछा छुड़ा लिया। अब लगभग सब लोग उनके बीच का सब कुछ जान चुके थे। यह वह वक्त था जब अर्धवार्षिक परीक्षा सिर पर थी। दोनों को ही किताबें खोले महीना हो गया था। अस्मिता अपनी बौद्धिकता के अहम में थी और समर अपने बौद्धिक होने के वहम में। एक रोज फोन पर समर कुछ उदास आवाज में बोला, क्या मैं पास हो सकूंगा? मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं, तुम तो फिर भी होशियार हो। मेरा क्या होगा? सब ठीक होगा। क्लास में तुमसे कमज़ोर भी बहुत हैं। अस्मिता ने उसे ढंढास बंधाते हुए कहा। मैं क्या करूं, बताओ? तुमसे बात किए बिना एक पल भी नहीं रह जाता। हर बार मोबाइल उठाकर देखता हूं कि कहीं तुम्हारा मैसेज या कॉल तो नहीं आई। अस्मिता, मेरा भी यही हाल है। सभी सखी सहेलियां, परिजनों के इतर जीवन अब सिर्फ तुम पर केंद्रित हो गए हैं। मेरी हर कल्पना, हर सपने का प्रधान किरदार तुम ही हो। समर, मैं इन सभी चीज़ों को लेकर मजाक में थी, मगर
अब यह बेचैनी बताती है, झटपटाहट बताती है कि दिल पर अब मेरा बस नहीं रहा। अब मैं तुम्हारी हो गई हूँ। पर क्या वह सब संभव है? मैं भी ना क्या क्या बकती जा रही हूँ। दिन बीतते गए, फोन पर उनकी बातें चलती गई। कहीं मिलते हैं, कुछ घंटे साथ बिताते हैं। अब सिर्फ बातों से मन नहीं भरता अस्मिता। अब समर कभी कभी अस्मिता पर घर से बाहर मिलने पर भी जोर डालने लगा। एक दिन निश्चय किया कि कहीं एकांत में मिलते हैं, लेकिन कहाँ? यह प्रश्न था कि कहाँ मिला जाए। परेशानी को दूर किया अस्मिता की सहेली दीपिका ने। उसी ने रास्ता सुझाया। दीपिका ने कहा, मैं अपनी मम्मी को अपनी बहन के साथ मूवी देखने के लिए भेज दूंगी। उन लोगों के जाते ही तुम दोनों मेरे फ्लैट में आ जाना। मैं बाहर से ताला लगाकर चली जाऊंगी और ठीक 2 घंटे बाद आकर ताला खोल दूंगी। अगर कोई आएगा भी तो समझेगा कि घर में कोई नहीं है। देख अस्मिता, तुझे समर के साथ समय बिताने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं मिल सकता। तू और समर वहाँ खूब मस्ती करना। समर को भी इसमें कोई आपत्ति ना थी। 2 दिन बाद मिलने का कार्यक्रम तय कर लिया गया। मौसम साफ था, हवा में संगीत था, पंछियों की कोमल आवाज़ मन मस्तिष्क में नव स्फूर्ति भर रही थी। नियत स्थान और निश्चित समय, समर का पहला और आखिरी काम जो पूर्व तैयारी के साथ संपन्न होने जा रहा था। वरना अब तक तो उसने परीक्षा तक के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। तय दिन तय समय पर अस्मिता समर के साथ दीपिका के फ्लैट पर पहुंची। प्लान के मुताबिक दीपिका ने अपनी मम्मी और बहन को नई मूवी देखने के लिए भेज दिया। वे दोनों फ्लैट के अंदर और बाहर ताला। लेकिन उनकी ये सब गतिविधियां फ्लैट के सामने दूसरे फ्लैट में रहने वाले एक अंकल खिड़की से देख रहे थे। उन्हें शायद कुछ गड़बड़ लगा। वे अपने फ्लैट से नीचे उतर कर आए और कॉलोनी के 2-3 लोगों को एकत्र कर धीरे से बोले, यहाँ जो फ्लैट है, अरे वही सामने बख्शी जी का फ्लैट, उसमें एक लड़का और एक लड़की बंद हैं। क्या मतलब? दूसरे फ्लैट वाले अंकल ने पूछा। मतलब बख्शी जी की लड़की तो बाहर से ताला लगा गई है, पर अंदर लड़का लड़की बंद हैं। अरे छोड़ो यार, हमें क्या मतलब, इसमें नया क्या है, आजकल तो यह आम बात है। दूसरे फ्लैट वाले अंकल टालते हुए बोले, अम्मा यार, कैसी बात कर रहे हो? अपनी आंखों के सामने यह गलत काम कैसे होने दूं? गलत? हाँ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है दोनों को फ्लैट के अंदर जाते हुए। तभी पड़ोस की एक आंटी भी आ गई। क्या हुआ भाई साहब? अरे सामने बख्शी जी के फ्लैट में एक लड़का लड़की बंद हैं। पहले वाले अंकल बोले। तो ताला तोड़ दो, महिला ने मशवरा दिया। नहीं, यह सही नहीं है, जिसका मकान है उसे बुलाओ, दूसरे अंकल ने सलाह दी। शोर बढ़ता गया, लोग इकट्ठे होते चले गए। तभी कहीं से पुलिस का एक हवलदार भी पहुंच गया। लोग बाग दरवाज़ा पीटने लगे, बाहर निकलो, दरवाज़ा खोलो, बिना यह सोचे समझे कि ताला तो बाहर से बंद है, तो दरवाज़ा खुलेगा कैसे? प्लान के मुताबिक
दीपिका समय पूरा होने से 10 मिनट पहले वहां पहुंच गई, लेकिन भीड़ को देखकर एक बार वह भी घबरा गई। उसने लोगों से वहां इकट्ठे होने का प्रयोजन पूछा और गुस्से में बोली, मेरा फ्लैट है, मैं जानूं, आप लोगों को क्या मतलब। हवलदार ने दीपिका की हाँ में हाँ मिलाई और भीड़ से जाने के लिए कहा, और फिर दीपिका के पीछे पीछे वह भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हवलदार फ्लैट से वापस आया और बोला, फ्लैट में तो कोई नहीं था। किसने कहा कि वहां लड़का लड़की बंद है? फालतू में इतना शोर मचा दिया। सामने के फ्लैट वाले अंकल चुपचाप वहां से गायब हो गए, लेकिन उनका दिमाग अभी भी चल रहा था। जैसे ही भीड़ छटी, दीपिका ने अस्मिता और समर को चुपचाप बाहर निकाल दिया। दरअसल सीढ़ियां चढ़ते समय ही दीपिका ने हवलदार को कुछ रुपए देकर उसका मुंह बंद करा दिया था। जैसे तैसे आई हुई बला टल गई, लेकिन अस्मिता और समर को मुंह देखकर साफ पता लग रहा था कि उन्होंने इन 2 घंटों के दौरान कितना अच्छा समय बिताया होगा। जब दोनों फ्लैट के अंदर थे, तब समर ने कहा, सॉरी, जल्दी जल्दी में तुम्हारे लिए कोई उपहार लाना तो भूल ही गया। तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, कहते हुए अस्मिता हंस पड़ी। तब दोनों ने हृदय के तार झनकृत हो उठे थे। दिल में एक रागनी बज उठी थी। रही सही कसर आँखों से छलकते प्रेम निमंत्रण ने पूरी कर दी थी। सहसा ही समर के हाथ उसके तन से लिपट गए और यह आलिंगन हजारों लाखों उपहारों से कहीं ज़्यादा था। असल तूफान तो उसके बाद आया, जब समर अचानक अस्मिता से दूर होने लगा। फिर 6 महीने में सब कुछ बदल गया था। अब सिर्फ अस्मिता उसे फ़ोन करती थी और समर अस्मिता का फ़ोन भी नहीं उठाता था। वह अब उससे बात नहीं करना चाहता था। जब उसकी मर्जी होती मिलने को बुलाता, पर उस दौरान भी बात नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे वह जिस्म की भूख मिटा रहा है। अस्मिता उससे प्यार करती थी, लेकिन वह अस्मिता को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। अस्मिता की तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। वह खुद से नफरत करने लगी थी। उसका आत्मविश्वास हिल गया था। वह अक्सर अपने आप से कहती, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? मैं अंधों की तरह एक मृग तृष्णा की ओर भागती जा रही हूँ। वह घंटों रोती, निराशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। इस हार को बर्दाश्त ना कर पाते हुए इसी बीच अस्मिता बार बार समर को वापस लाने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसे मेल भेजना, प्रेम गीत भेजना, कभी कभी गाली लिखकर भेजना, अब यही उसका काम था। इसी बीच एक दिन समर, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। अस्मिता, देखो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्या है जिससे तुम परेशान हो। समर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। मेरे पास इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। अस्मिता, नहीं, देखो समर,
प्लीज़ मेरी बात सुनो। हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। हम इस रिश्ते को वक्त देते हैं। अगर कई साल बाद भी तुमको ऐसा ही लगा तब सोचेंगे। समर, तुम पागल हो। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं तुमसे आगे कभी बात नहीं करना चाहता। टेलीफोन की यह बातचीत अस्मिता को आज भी याद है। यह उन दोनों के बीच आखिरी बातचीत थी। इसे सुनकर कोई भी कह सकता है कि अस्मिता बेवकूफ़ थी, भ्रम में जी रही थी। लेकिन वह भी क्या करती। कुल 16 की थी और उसे लगता था सब फिल्मों की तरह ही होता है। जब भी मैट फिल्म से वह काफ़ी प्रभावित थी। वैसे भी 16 का प्यार हो या 60 का, जब कोई प्यार में होता है तो कुछ भी सही गलत नहीं होता। पर स्कूल में समर उससे बचता, नज़रें छिपाता। अस्मिता उससे बात करने जाती तो वह झिड़क देता या दोस्तों के साथ मिलकर उसकी खिल्ली उड़ाता, कहता कितनी बेवकूफ़ है जो उसकी बातों में आकर सब कुछ लुटा बैठी। उसने तो यह सब एक शर्त के लिए किया था। ओह, तो यह सिर्फ उसकी एक चाल थी। काश मैं पहले ही समझ जाती। वह घंटों रोती रही। आज प्यार के मामले में भी उसका भरोसा टूट गया था। प्यार पर से विश्वास तो पहले ही उठने लगा था। वार्षिक परीक्षा सिर पर मंडरा रही थी। वह खुद से जूझ रही थी। पर अस्मिता ने पढ़ाई या स्कूल बंद नहीं किया। यह शायद उसकी अंदरूनी शक्ति ही थी जिससे वह उबर रही थी या उबरने की कोशिश कर रही थी। हालांकि चिड़चिड़ाहट बढ़ रही थी और उसके बढ़ते चिड़चिड़ेपन से घर पर सब परेशान थे। अगर घर पर कोई कुछ जानना चाहता भी तो उसने कभी नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। अस्मिता नई क्लास में आ गई थी। हर बार से नंबर काफ़ी कम थे। समर ने नई कक्षा में पहुंचकर स्कूल ही बदल लिया था। यही नहीं, मोबाइल नंबर भी अस्मिता के लिए यह सब किसी बहुत बड़े जलजले से कम न था। बात ना करे पर रोज़ वह समर को देखकर ही अपना मन शांत कर लेती थी। पर अब तो अस्मिता ने खाना बंद कर दिया था। इस कारण उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। बहुत मेहनत से उसने समर का नया नंबर पता किया। समर ने फ़ोन उठाया मगर सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? किससे नंबर मिला तुम्हें? आइंदा फ़ोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे कुछ फ़ोटोज़ हैं, मैं उन्हें सार्वजनिक कर दूंगा, फिर मत कहना। हाँ हाँ। और समर ने फ़ोन काट दिया। समर के लिए यह सब खेल था, लेकिन अस्मिता के लिए वह पहला प्यार था। कितनी बेवकूफ़ थी ना मैं, जो अपने आत्मसम्मान को पीछे रखकर भी उसे मानना और पाना चाहती थी। अस्मिता ने सोचा अब उसे अपने आप से घिन और नफरत सी होने लगी थी। अस्मिता खुद को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन दीपिका, जो उसके अच्छे और बुरे दोनों ही पलों की सहेली थी, ने अस्मिता के मनोबल और उसे एक हद तक टूटने नहीं दिया। उसे समझाया, ऐसे एक तरफा रिश्तों से ज़िंदगी नहीं चलती। अगर आप किसी से प्यार करते हो और वह नहीं करता
तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे में आत्मसम्मान सबसे अहम होता है। कहीं ना कहीं अस्मिता की इस हालत की जिम्मेदार वह खुद को भी ठहराती थी। उसने कभी भी अस्मिता को अकेला नहीं छोड़ा, हर समय उसे टूटने से बचाया, वरना इतना अपमान और असम्मान सहना किसी लड़की के लिए आसान नहीं था। दीपिका की कोशिश का ही नतीजा था कि इतने अपमान असम्मान के बाद भी अस्मिता ने ठान लिया, अब मैं नहीं रोऊंगी, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी, कुछ करूंगी। एक हादसे की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी खराब नहीं हो सकती। अब वह समर को याद भी नहीं करना चाहती थी। समर उसकी ज़िंदगी में अब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसके धोखे को वह माफ़ नहीं कर पाई। प्यार करना उसने यदि समर से मिलकर सीखा, तो प्यार का सही मतलब और वादे का सही मतलब शायद समर को अस्मिता से समझना चाहिए था। समर ने सिर्फ प्यार ही नहीं, धोखा क्या होता है यह भी समझा दिया था। समर से मिलकर, उसके साथ रिश्ते में रहकर अस्मिता का प्यार पर से यकीन उठ चुका था। अब वाकई कितनी छोटी उम्र होती है ऐसे प्यार की, शायद सिर्फ शारीरिक आकर्षण आधार होता है, तभी तो ऐसे कच्ची उम्र का प्यार कहते हैं। टीनेजर्स लव। उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।